मेयर ने मयूर विहार का किया औचक निरीक्षण, अपने ही अधिकारियों को बताया करप्ट, पुलिस पर भी लगाए लापरवाही के आरोप। डीटीसी के भेजे नोटिस को लेकर स्कूल प्रशासन में नाराजगी। स्कूल प्रशासन का कहना, बंद ना की जाए डीटीसी बस की सेवा, बस बंद होने से बच्चों और अभिभावकों पर पड़ेगा सीधा असर। शकरपुर से लापता हुए 60 साल के बुजुर्ग घर से निकले दवाई लेने, फिर नहीं लौटे, फोन भी बंद, परिवार जुटा है तलाश में। राजगढ़ इलाके की सड़क हुई बदहाल, सड़क पर गड्ढों ने बढ़ाई राहगीरों की मुश्किल। जनता का कहना, सड़क ठीक नहीं हुई तो बैठ जाएंगे धरने पर। पानी न आने से इलाके के लोग परेशान, सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए आता है गंदा पानी, शिकायत के बाद प्रशासन नहीं देता है ध्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने आज मयूर विहार फेज 2 का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेयर को क्षेत्रीय पार्षद भावना मलिक ने पूर्वी विनोद नगर में जलभराव की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने मेयर को बताया कि बरसात के दौरान NH9 का पानी ईस्ट विनोद नगर की गलियों में भर जाता है, जिससे क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी होती है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि NH9 के अधिकारियों की लापरवाही के चलते क्षेत्र के लोगों को बरसात के दिनों में नरकीय जीवन गुजारना पड़ रहा है। समस्या को देखते हुए मेयर ने कहा कि वह इस समस्या के समाधान के लिए जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण NHAI PWD के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक करेंगे। वहीं जब मेयर ने स्थानीय लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि ईस्ट विनोद नगर में अतिक्रमण की समस्या है। अतिक्रमण के चलते फुटपाथ पर चलना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा आवारा पशुओं ने भी समस्या को और बढ़ा दिया है। मेयर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। हमारी संवाददाता वंदना कश्यप ने जब मेयर से समस्याओं के बारे में बात की तो उन्होंने अपने ही अधिकारियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी करप्ट है, काम की अनदेखी की जा रही है। मैंने क्षेत्र की समस्याओं को जाना है, जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने पुलिस पर भी मिली भगत का आरोप लगाया है। मैं तो आज देख के हैरान था कि जब हम जाते हैं तो अग्रिमेंट साफ होती है। वैसे हमारे अधिकारी कहते हैं पुलिस चाहिए, पुलिस चाहिए। जब राउंडर तब तो कोई पुलिस नहीं होती, तब कैसे साफ हो जाता है। और इससे साफ नजर आता है कि हमारे अधिकारी मिले हुए हैं। जो हमारे अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार को फैलाने में लगे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस का बहाना बनाते हैं। आज हम गए, पहले इनको पता था, आज कैसे साफ हो गया। आज जो कोई सब साफ थी, क्यों थी साफ? आज तो पुलिस नहीं मिली इनको। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ा रोल पुलिस का है, सबसे बड़ा रोल पुलिस का है। क्योंकि हम जब अतिक्रमण हटाते हैं, हटाने के बाद हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, नहीं फिर अतिक्रमण हो जाता है। पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उस अतिक्रमण को दोबारा से ना होने दे। डीटीसी के द्वारा बसों का एग्रीमेंट खत्म करने का नोटिस मिलने पर स्कूलों ने नाराजगी जाहिर की है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्कूलों को दी गई डीटीसी बसें बंद ना की जाएं। बस बंद होने से बहुत दिक्कतें होंगी, इसका सीधा असर बच्चों और अभिभावकों पर पड़ेगा। अगर डीटीसी को बस बंद करना ही है तो स्कूल को अगले सेशन तक समय दिया जाए ताकि स्कूल अपनी व्यवस्था कर सके। मेरी राय है कि बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए, अभिभावकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि डीटीसी की बसों में बच्चा बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पेरेंट्स भी डीटीसी बसों से बिल्कुल सहमत है, क्योंकि उसमें उतने ही बच्चे आ पाते हैं जितने बच्चे उसमें अलाउड हैं। एक भी बच्चा उसमें एक्स्ट्रा खड़ा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने सरकार से कहा कि इसके ऊपर पुनर्विचार करो, और अगर बंद ही करनी है तो कम से कम अगले सेशन तक स्कूलों को समय दे दिया जाए, ताकि मई जून में वो तब तक अपना बसों का इंतजाम कर ले। शकरपुर में रहने वाले 60 साल के रमेश नहलवाल को लापता हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस के साथ साथ परिवार के सभी लोग उनकी तलाश में जुटे हैं, लेकिन वह नहीं मिल पाए। रमेश नहलवाल के भाई चंद्रशेखर नहलवाल ने बताया कि वह 7 सितंबर की शाम को घर से यह कहकर निकले थे कि मैं दवाई लेने जा रहा हूं। करीब 1.5 घंटे बाद उनकी एक कॉल आई, लेकिन उस पर बात नहीं हो सकी। उसके बाद से वह गायब है और उनके दोनों फोन नंबर
भी बंद है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने आसपास के इलाके में उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। परिवार ने किसी रंजिश या नाराजगी से भी इनकार किया है, इसलिए रमेश कुमार का गायब होना उनकी चिंता बढ़ा रहा है। उनका नाम रमेश चंद नहलवाल है, वो मेरे छोटे भाई हैं। उम्र 60 साल है। अभी 30 जून को रिटायर हुए थे। 2 दिन पहले शाम को 6 से 7 बजे के बीच में दवा लेने के लिए केमिस्ट के पास गए थे, और उसके बाद एक फ़ोन आया था 8 बजे के आसपास, जो वॉइस किलर नहीं थी, इसमें बार बार हेलो हेलो होने के बाद वो फ़ोन कट गया। उसके बाद से फ़ोन स्विच ऑफ है और कोई पता नहीं है। घर से कोई 300-400 मीटर की दूरी पर है। मेन विकास मार्ग के ऊपर ही केमिस्ट की शॉप है, उसी के पास ही घर है उनका। घर से अकेले ही निकले थे, घर के कपड़ों में थे। एक धारीदार ग्रीन कलर की धारीदार टी शर्ट पहनी हुई थी, चेक वाला पजामा था, हवाई चप्पल थी। लेकिन घर से जाते समय वो अपना आधार कार्ड और मोबाइल फ़ोन और वॉलेट लेके, पर्स लेके निकले थे। मैंने मिसिंग रिपोर्ट लिखी है पुलिस ने अभी, और अभी तक कोई विशेष कार्रवाई हुई नहीं पुलिस की तरफ। जलभराव की वजह से पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों की सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। कुछ सड़कें तो अब चलने लायक भी नहीं बची हैं। राजगढ़ इलाके की गली नंबर 4 की सड़क भी बदहाली का शिकार है। सड़क में गड्ढों की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है, जिससे राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की समस्या को क्षेत्रीय नेताओं के सामने उठा चुके हैं, पर अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। अगर अब 30 सितंबर तक सड़कों की हालत नहीं सुधरी तो वह धरने पर बैठ जाएंगे। पिछले 6 महीने से इसका बुरा हाल है। यहाँ पे लोग जो है नरकीय जीवन जी रहे हैं। ये राजगढ़ कॉलोनी जमुना पार की पोस्ट कॉलोनी कभी हुआ करती थी, लेकिन आज प्रशासन के द्वारा उसको नरक बना दिया है। आप बताइए, गड्ढे भरने के भी नारे ही फोड़े जा रहे हैं। कितना देश का दुर्भाग्य है, गांधीनगर का दुर्भाग्य, दिल्ली का दुर्भाग्य है। ये कहते हैं बिजली फ्री, पानी फ्री, अरे तुम नरक बना रहे हो जीवन का। यहाँ की हालत आप देखिए, ये कितने दिन से ये चल रहा है। अगर ये सड़क बन भी गई है तो ये देखिए, ये गार्बेज कौन उठाएगा, कौन इसका जिम्मेदार है? हम थोड़ी हैं कि हम आएंगे अपने अपने घरों में ले जाएंगे और फिर बाहर रखेंगे, अंदर रखेंगे। हमारा काम थोड़ी, ये तो कार्यकर्ताओं का काम है। और ये मलबे का ढेर लगा दिया। ये बारिश आएगी, बह के नाली में चला जाएगा, नाली जाम, सारा का सारा पानी खराब हो जाएगी, फिर ये पानी भरेगा और कुछ भी नहीं होता। बस यहाँ पे खाली दिखाया जाता है कि काम हो रहा है, बस यही दिखाया जाता है। सड़कों का तो इतना बुरा हाल है कि मतलब जीवन में हमने ऐसा नहीं लग रहा कि हम शहर में रह रहे हैं। गांव से ही लचर व्यवस्था है। अगर इसको अच्छे दिन कहते हैं तो हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन। राजगढ़ में जो पब्लिक है, चलो जी कोई बात नहीं, भीड़ होती है, लेकिन राजगढ़ के गड्ढे इतने हो रहे हैं, नालियाँ जाम पड़ी हैं, कोई कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा। ये जो एमसीडी में कहते हैं पैसे नहीं हमारे पास, ये नहीं है वो नहीं है, तो एमसीडी छोड़ दें ना, क्यों लेके बैठे हैं उसे? सारे काम जब एमसीडी पैसा ही नहीं है तो क्यों बीच में औरों को दे दें? ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा रखे। पानी के बारे में, पानी तो अब बरसातों में देखो घरों में जा रहा है पानी, इतनी बुरी हालत है। जो नाली भर रही है वही नाली का पानी घरों में जा रहा है। यहाँ पे गड्ढे बहुत है गलियों में, गलियाँ बन नहीं रही है यहाँ पे बहुत दिनों से। तो अब तुम्हारे सामने है, ये देखो कितनी हालत है, और पानी भर जाता है इतना बहुत। हाँ, कोई नहीं, नालियों में पानी भर जाता है, बारिश तेज आई घुटने घुटने पानी हो जाता है सारी गलियों में। देश की राजधानी के इलाकों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार के डीडीए फ्लैट में रह रहे लोगों पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पानी न आने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रोजमर्रा के काम भी ठीक से नहीं हो पाते। पार्क में लगे मोटर से लोग पानी भरकर अपना जीवन चला रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी ठीक से नहीं आ रहा है। सिर्फ 10 मिनट के लिए पानी सुबह आता है, वो भी गंदा हो जाता है। इलाके के लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। यहाँ करीब 2 साल से पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करने पर अब सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी है सिर्फ 10 मिनट आता है, सिर्फ 10 मिनट। ये सबमर्सिबल के पार्क की फैसिलिटीज़ के लिए पाइप लगाए गए हैं, पर इन्हीं से जो घर की रोज़मर्रा की ज़रूरतें इन्हीं से पूरी की जा रही हैं। पब्लिक ने अपने अपने पैसे सबने इकट्ठे करके और इसी पानी से जो है आजकल हमारा जीवन निर्वाह हो रहा है। खरीद के पानी पीना पड़ता है, उसका इसका पी नहीं सकते हैं, ख़राब पानी आ रहा। हम लोगों ने 3-3 हज़ार रुपये की इससे पाइप खरीद रखे अलग अलग। तो जो इससे पानी भरते हैं आप? यहाँ से ही भर रहे हैं। जो पार्क का जो लगा है इसका भी ख़राब आ रहा, पूरी टंकियाँ बेकार हो जाती पानी भरने से। बहुत परेशानी हो रही है पानी की वजह से, तो बच्चे नहाना धोना भी बेकार हो जाता है, बच्चे को खुजली हो रही है, ऐसे परेशानी हो रही है। लेकिन पानी 10 मिनट सिर्फ आता है, 10 मिनट में हम लोग क्या कर सकते हैं? आई पार्क का पानी से कुछ हो ही नहीं रहा है। पार्क का पानी एकदम बिल्कुल गंदी आती है, जिससे आधा मिट्टी आधा पानी आती है। चंद्रपाल है मेरा नाम।
और डीडीए फ्लावर में बहुत दिन से परेशानी है पानी की। यही पार्क से भरते हैं ना, अभी फुट भरा हमने। अगले पहले तो आ ही जाते थोड़ा बहुत, अब तो बिल्कुल ही जब से गड्ढा खुड्डा हमारे दौरे ना, जब से उस दिन आते तो बिल्कुल गायब हो। 3 साल से हम इसकी कार्रवाई में लगे रहते। अभी विधायक जी के पास भी गए, उन्होंने भी जेई वगैरह को हड़काया था जी, ये बिल भरते हैं डीडीए फ्लैट वाले, इनको पानी क्यों नहीं देते। उन्होंने वहाँ से बोला कर जी मैं क्या करूँ, पानी मुझे बताओ। मैं उसके बाद में एलजी के यहाँ कंप्लेंट डाली। उसके बाद में ही हमने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करी, तो यहाँ लोग आए, स्टाफ वगैरह 2-4 जगह गड्ढे वड्ढे करे। उसके बाद वो पानी आ रहा, सिर्फ 10 मिनट घरों में पानी पहुँच रहा है, ना तो पीने का पूरा हो पाता और सब कुछ सबसे बिल ले रहे हैं, हर चीज़ ले रहे हैं। कोई अनऑथराइज नहीं है, गवर्नमेंट डीडीए की फ्लैट नहीं है, कह के थक गए, कोई नहीं सुना। आसपास की कॉलोनियों में पूरा पानी आ रहा है। आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को अभी घूमकर जाना पड़ता है, लेकिन अब जल्द ही उनकी समस्या का समाधान होने वाला है, क्योंकि रेलवे स्टेशन की ओर से आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रैंप बनवाया जा रहा है, ताकि स्टेशन पहुंचने वाले यात्री को आने जाने में सहूलियत मिल सके। वहीं यात्रियों का कहना है कि अभी तक हम सभी को काफी घूम कर आना पड़ता है, जिससे बहुत दिक्कत होती। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रैंप बनकर तैयार हो, ताकि हम सभी के समय की बचत हो पाए। परेशानी तो बहुत होती है, सामान रहने पे थोड़ी और ज़्यादा परेशानी होती है। सीढ़ी से उतरने में इधर से हो जाएगा, आराम से सीधा पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा लंबा रास्ता लगता है, इसको शॉर्टकट थोड़ा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी अगर ऐसा प्रपोजल है यहाँ की दिल्ली गवर्नमेंट सरकार को या भारत सरकार का, तो जी। अभी परेशानी क्या क्या होती है? परेशानी यही थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस पड़ता है। अभी वैसे तो अब सामान लेके तो थोड़ा दूरी जाना पड़ता है, तो थोड़ा परेशानी तो होता है। अगर सामने से ऐसे चले जाएगा तो सही रहेगा और सुविधा रहेगा। तो मैम लगभग ऐसे घूम के आते तो मुझे लग रहा है कम से कम 2 किलोमीटर से कम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह मेरे को परेशानी है और लोगों की परेशानी है, और भी बहुत सारे महिलाएँ थे, उनको भी परेशानी हो रहा था चढ़ने में। बिल्कुल बैग वगैरह ले जाते समय बहुत दिक्कत हो रहा था। और बाकी यहाँ से अगर रास्ता बन जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और हद से ज़्यादा होगा, मैं तो इतना ही कहूँगा। फ़ायदा उनको होगा जैसे कि यहाँ पे जो सफ़र करने वाले हैं ज़्यादा लोग हैं। जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ, जो हमारे यूपी और बिहार के लोग हैं, जो कि उनका करीबन आना जाने का लगा ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, विकलांग के लिए हद से ज़्यादा वो इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि खास करके मैं भी एक विकलांग हूँ और मुझे भी परेशानी हुई, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत लंबा होता है जी, घूम के जाने में दिक्कत होती है, परेशानी होता है, और ख़ास करके बच्चे हो और लेडीज़ हो, बुज़ुर्ग हो, उनके लिए बहुत दिक्कत है। ये बहुत ही लंबा हो गया जी, मोटा मोटी मान के चलिए कि आधे किलोमीटर हो जाता है जी। हाँ, बहुत 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 बढ़िया होगा जी, सबके लिए बहुत अच्छा होगा, हर कोई के लिए। हर कोई चाहेगा कि अच्छा हो भाई, अच्छा होगा तो बहुत ही सरकार अच्छा करेगा। पूर्वी दिल्ली की आबो हवा को साफ बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने अब तक एक स्मॉग टावर को लगाया है। सरकार का दावा है कि जल्द से जल्द और भी जगहों पर ये स्मॉग टावर लगाए जाएंगे। वहीं जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने आनंद विहार स्मॉग टावर का जायजा लिया और जनता से बातचीत की, तो जनता का कहना है कि ये मौजूदा सरकार की अच्छी पहल है। राजधानी के कई इलाकों में, खासकर पूर्वी दिल्ली में कई जगह पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। अब सरकार को चाहिए कि ऐसे इलाकों को चिन्हित कर स्मॉग टावर को लगाए जहां पर पॉल्यूशन की अधिक समस्या है। फ़ायदेमंद तो काफ़ी है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी जगह पे लगाया जाना चाहिए, तो तब ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि 1-2 से तो पूरा दिल्ली कवर नहीं हो पाएगा। बट ये एक अच्छा स्टेप है, तो मतलब अगर नंबर ऑफ़ टावर्स बढ़ाए जाएँ तो अच्छा है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा है, और सर्दियों का टाइम तो हमें पता ही है 400-450 रहता है PM लेवल, तो उस समय तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है। आजकल तो खैर बारिश भी हो रही है तो थोड़ा सही है। पॉल्यूटेड एयर को सक करता है, उसके बाद ये बेसिकली उसको प्योरीफाई करके फिर दोबारा रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे व्हीकल की जो संख्या वो बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण क्या होता है कि बस भी हैं और भी ट्रैफिक भी ज़्यादा, और फिर बाद में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। इतनी सारी में मतलब जब स्मोक की मात्रा वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इतनी सारी क्वांटिटी को अब जो भी आदमी रहेगा बीमार हो जाएगा, और बीमार होने के इसके आप जानते हो कि कैंसर वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो स्मोक डिटेक्शन डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस एरिया में, और बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड भी चल रही थी। और ख़ासकर जैसे मुखर्जी नगर है और भी जो पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ तो इसकी मतलब एकदम बहुत सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ मैडम जी, काम करेगा ये पब्लिक के लिए, इससे बीमारियों पर अच्छा कंट्रोल होगा। जो खासकर TB वगैरह की बीमारी होती है ना, उस पर बहुत बढ़िया कंट्रोल रखेगा ये। इससे हेल्थ इंप्रूवमेंट होगी, लोगों का लाइफ पीरियड भी बढ़ेगा।
रामलीला के आयोजन को लेकर रामलीला आयोजकों ने पुरानी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि हमारी तरफ से पिछले साल जैसे रामलीला का आयोजन किया गया था उसी तरह से ही रामलीला का आयोजन किया जाएगा। हम कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए ही रामलीला की प्रस्तुति को जनता के सामने करेंगे। हमारी सारी रूपरेखा तैयार है, बस अगर इंतजार है तो सरकार की नई गाइडलाइन का। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि रामलीला को लेकर अब समय कम है, जल्द से जल्द सरकार नई गाइडलाइन को जारी करे ताकि हम नई गाइडलाइन के अनुसार तैयारियों को नया रूप दे सकें। मैं चाहता हूं कि पक्षपात नहीं होना चाहिए। जब जिम खुल सकते हैं, बाज़ार खुल सकते हैं, साप्ताहिक बाज़ार खुल सकते हैं, बाज़ारों में एक दूसरे पर आदमी चढ़ा हुआ है, ऐसे ही अपने स्कूल के माध्यम मतलब स्कूल खुल गए हैं, सारी चीज़ें खुल गई हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, शादी ब्याह में भी उपस्थिति ठीक हो रही है, फिर रामलीला में इस तरह की पाबंदियां क्यों? पिछली बार भी हमने लीला की थी और बहुत अच्छी लीला की थी। उसमें हमने दशहरा भी उत्सव मनाया था, बड़ी धूमधाम से मनाया था। मीटिंग में दिल्ली की 45 रामलीलाओं के लोग आए हुए थे और वहाँ पे यही डिसाइड हुआ है जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, क्योंकि हम एक सामाजिक आदमी हैं, कोई भी काम हम ऐसा नहीं करेंगे जिसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन को हम फॉलो ना करें। गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम रामलीला जरूर करेंगे और जैसा भी प्रभु की इच्छा होगी, कितने लोगों के वो गैदरिंग देते हैं, 500 की देते हैं, 200 की देते हैं, 300 की देते हैं, उसके हिसाब से रामलीला जरूर होगी। ये नहीं पता कि भी 10 दिन की रामलीला होगी, 1 दिन की होगी, 3 दिन की परमिशन मिलेगी, 500 आदमी की मिलेगी, 200 की मिलेगी, अभी कुछ नहीं पता। हम सरकार के नियमों का इंतजार कर रहे हैं, परंतु हमने पूरी तैयारी कर ली है और निश्चित रूप से हमारी रामलीला कमेटी के चुनाव भी हो गए हैं और हम रामलीला मैदान में करेंगे या किसी एडिटोरियम में करेंगे, इस पर निर्णय सरकार के निर्णय के ऊपर आधारित है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं अपने भक्तजनों को कि हम रामलीला अवश्य करेंगे। प्रशासन ने कोरोना के कारण गणेश चतुर्थी में होने वाले सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी है ताकि भीड़ भाड़ एक जगह इकट्ठा ना हो पाए। इसको लेकर आयोजकों का कहना है कि हम सभी कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं और गणेश चतुर्थी के दौरान भी कोरोना से जुड़ी सारी बातों का ध्यान रखेंगे। पिछले साल भी आयोजन नहीं हुए थे, घरों और मंदिरों पर ही हमने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की थी। इस बार भी हम प्रशासन की सारे नियमों का बखूबी पालन करेंगे और गणेश चतुर्थी को अपने घर और मंदिरों में ही मनाएंगे। गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। सुबह और शाम आरती की व्यवस्था की गई है। कोरोना को देखते हुए सिर्फ आरती होगी सुबह शाम दोनों टाइम, और कोरोना जो भी गाइडलाइन आई है उसका पूरा पालन किया जाएगा। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, ना खास लोगों को बुलाया, ना बैनर वगैरह दिए हैं, ना कोई पॉम्पलेट वगैरह बांटे हैं, इसलिए भीड़ भी कम होगी। और कुछ हमारे वर्कर हैं, जैसे स्टाफ है हमारा समिति का 20-25 आदमी का, वही रहेंगे, वही ध्यान रखेंगे, वही सारा अरेंजमेंट रखेंगे। बाहर वाले बंदे को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। कोई 1-2 आ जाएंगे, आरती करें, चले जाएंगे प्रसाद में लेके, बस इतना काम। नहीं, पंडालों की अनुमति तो बड़े पंडालों में नहीं मिल रही। मंदिर में तो हमने गणपति जी को बिठाया ही हुआ है, तो वही गणपति जी के आगे एक छोटे गणपति जी का एक स्वरूप रख के उसे हम परंपरा जो हमारे सालों से बनी आ रही है उसका पालन और सरकार का पालन भी करेंगे। क्योंकि हिंदू अगर अपना त्यौहार अगर को बड़े तरीके से नहीं मना सकता तो छोटे तरीके से तो उसको पालन करेगा ना उसका। तो हम गणपति का त्यौहार छोटे तरीके से अपना गाइडलाइंस के सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से मनाएंगे। कोविड के मद्देनजर रखते हुए हमारा 16वां गणपति महोत्सव है। पहले रामला ग्राउंड में कितरौनी में होता था, अब लास्ट ईयर से यहीं पे हो रहा है 2 साल से। तो बिना मास्क के एंट्री नहीं है। सुबह शाम आरती होगी 8:30 बजे, उसके बाद प्रसादम होगा और बाहर के लोग जो लाइन सीधे आएंगे। कितने दिन के लिए ये पूरे 10 दिन के लिए बैठा रहे हैं हम। तो पूर्वी दिल्ली खास में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।